भारतीय समाज में व्यक्ति की त्वचा के रंग से उसके व्यक्तित्व को पहचाना जाता है। एक गहरे रंग की त्वचा वाला व्यक्ति अक्सर बाग में उस फूल जैसा होता है जो बेमतलबी गुलाब के पौधों के बीच खिल रहा है, जिसे ना तो कोई देखना चाहता है और ना ही कोई तोड़ना चाहता है। कोई नहीं समझना चाहता है कि नाउमीदी के बीच में भी खिला वो फूल उस बाग में अपने रंग भी बिखेर रहा है। पर इंसान की किस्मत इस मामले में थोड़ी ज़्यादा ही खराब रहती है। अक्सर ही ऐसा व्यक्ति या तो ना चाहते हुए भी दया का पात्र बन जाता है, या फिर उसे अक्सर ही इस तरह से महसूस करवाया जाता है कि वो हम सबसे अलग है। कुछ ऐसा ही माँ के साथ हुआ था। माँ बाबूजी की शादी आज से करीब 40 साल पहले हुई थी। परिवार के तब सभी सदस्य एक साथ ही रहा करते थे। बाबूजी बताते थे कि माँ घर में जब पहली बार आई थी तब सभी इस तरह से माँ को देख रहे थे जैसे कि उनकी मजबूरी हो वहाँ खड़े रहने की। एक सजा के तौर पर माँ का स्वागत किया गया था। दुनिया की समझदारी से दूर माँ समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर उनके पीछे कितने षड्यंत्र चल रहे हैं। असल में बाबूजी के परिवार बहुत ही ज़्यादा साफ रंग का था। ऊपर से मेरी सभी बुआएं और परिवार के अन्य सदस्य भी सिर्फ सफ़ेद रंग के होने के कारण खुद को बहुत खूबसूरत और बहुत खुशकिस्मत समझते थे। मेरी बड़ी माँ चाहती थी कि बाबूजी की शादी उनके परिवार की किसी लड़की से हो, पर अफसोस ऐसा हो नहीं पाया। देश के बंटवारे का दंश झेल चुका मेरा परिवार अब धीरे धीरे उससे उभरने की कोशिश कर रहा था। परिवार के बच्चे बड़े हो रहे थे और नए सदस्यों का आगमन हो रहा था। उनमें से ही सबसे पहले आने वाली थी मेरी बड़ी माँ। इसलिए ही वो चाहती थी कि घर में सिर्फ उनका ही राज चले। उनके परिवार की कोई लड़की आ जाएगी तो मन मुताबिक सब कुछ होता चलेगा। पर अफसोस ऐसा हो ना पाया। कहते हैं ना कि जोड़ियाँ ऊपर वाला बनाता है। कुछ ऐसा ही हुआ था माँ बाबूजी के रिश्ते में। किसी रिश्तेदार के कहने पर बड़ी माँ, बड़े बाबूजी, परिवार के बाकी सब लोग एक बार माँ के घर आए थे माँ को देखने। बाबूजी को भी साथ ले गए थे। माँ के परिवार की माली हालत कुछ ज़्यादा ही खराब थी, पर फिर भी मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी ना रखी उन्होंने। परिवार बड़ा है, सुंदर है और सब अच्छे कमाने वाले हैं, इसलिए मेरे नाना नानी ने तब सोचा कि लड़की सुखी रहेगी इस परिवार में। पर उन्हें कहाँ पता था कि यही उनकी सबसे बड़ी गलती हो रही है। घर के हालत और सिचुएशन देखकर बाकी लोगों के मन से तो ना हो ही चुकी थी, पर बाबूजी ने एक बार माँ से मिलने की इच्छा जताई। बाबूजी बताते थे कि माँ बस एक बार आई थी नाश्ता देने के लिए, उसके बाद शर्म के मारे दूर के कमरे में चली गई थी। नाश्ता जो सामने रखा था उसकी शुरुआत होने ही वाली थी कि ऊपर छत पर टंगा झूमर एकदम से टेबल पर आ गिरा। ये इतना अचानक हुआ कि सब घबरा गए। झूमर पुराना था काफ़ी और कांच का भी, तो सब तरफ कांच के टुकड़े बिखर गए। ये वो झूमर था जिसके नीचे मेरी सभी मासियाँ और मामा ने अपना बचपन बिताया। छोटे छोटे बच्चों को बड़ा होते देखा था इस झूमर ने। घर की गरीबी में पानी में नमक मिर्च घोलकर सभी को रोटी खाते हुए देखा था उस झूमर ने। मिट्टी के खिलौने और मिट्टी की दीवार से झड़ते चूने को देखा था उस झूमर ने। न जाने कितनी दिवाली के दिए और आरतियों की लौ से रोशन होते उस कच्चे मकान को भी देखा था उस झूमर ने। नाना जी एक कपड़ा मिल में काम करते थे और वहीं से उन्हें यह झूमर मिला था, जो बहुत बरस पुराना और अपनी चमक खोए हुए था। गोधूली के समय उसी झूमर के नीचे रखे दिए की रोशनी में हजारों सूरज जैसा वो चमकता था कि मानो कह रहा हो कि अंधेरे में एक रोशनी ही हजारों रास्ते खोल देती है। आज वो झूमर खुद को खत्म करके रो रहा था कि रोक लो ये रिश्ता और ना जाने दो अपनी बिटिया को उस घर में जहाँ इंसान को दिल से नहीं बल्कि चमड़े के रंग से परखा जाता हो। झूमर के गिरने के बाद जैसे तैसे माँ के परिवारजनों ने सब कुछ साफ करके फिर से संभालने की कोशिश की, पर अब शगुन का वो दाग तो अब लग ही गया था ना। बाबूजी ने बताया था कि वो झूमर बड़ी माँ से बस छूते हुए गिरा था, जिस वजह से उन्हें एक और मौका मिल गया था इस रिश्ते को ना कहने के लिए, रूढ़िवादी सोच का बहाना बनाकर। कुछ समय बाद माहौल सामान्य हुआ और बातों बातों में बाबूजी की नज़र सामने के कमरे में जाती है, जहाँ की खिड़की से माँ उन्हें छिपकर देख रही थी। ढलते सूरज की रोशनी में श्याम सा रंग लिए माँ बाबूजी को भा गई। बाबूजी ने हाँ कर दी। वो बोले कि शादी में कुछ नहीं चाहिए आपसे। बाबूजी के परिवार बड़े हैरान परेशान जब घर आए तो सब ने बाबूजी को खूब समझाने की कोशिश की। किसी ने उनके रंग रूप की बात कही तो किसी ने अपशगुन का सहारा लिया। कोई माँ के परिवार की गरीबी का बहाना बना रहा था तो कोई उनकी खातिरदारी की कमियों को गिना रहा था। बाबूजी ने शायद मन बना ही लिया था माँ को अपनाने का,
इसलिए शायद उन पर इन बातों का कोई असर ना हुआ। बाबूजी सोच रहे थे कि शादी के बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा, माँ को भी इस घर में अपना लिया जाएगा। बाबूजी की शादी हुई और धीरे धीरे घर में कलेश होना शुरू हो गए। कभी तो ताना मारा जाता तो कभी घर के काम में इस तरह उलझा दिया जाता कि सर्दी हो या गर्मी, बुखार हो या सर दर्द, किसी को कुछ परवाह नहीं थी। माँ बस अपना कर्तव्य निभाए जा रही थी। एक दिन अचानक माँ को एहसास हुआ ईश्वर की कृपा से घर में नन्हा मेहमान आ सकता है, पर घर वालों के दुखों से माँ को शुरू के कुछ ही महीनों में उस अजन्मे बच्चे को खोना पड़ता है। उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, ऐसा करते करते 4 बार गर्भ की पीड़ा को माँ ने सहा। और उस पीड़ा का क्या जो परिवार ने उन्हें दी, 4 अजन्मे बच्चों की। आखिरकार माँ अपने मायके चली गई और फिर मेरा वहाँ जन्म होता है। आज उम्र के इस पड़ाव में भी माँ की तकलीफ़ें कुछ कम नहीं हुई। बढ़ती उम्र की बीमारियाँ और उनसे उठते दर्द का तो जैसे रोज़ माँ के साथ आमना सामना होता है। दर्द और पीड़ा का भार एक दिन माँ पर इतना ज़्यादा हो जाता है कि माँ हम सबको एक दिन छोड़कर चली जाती है। माँ के जाने के बाद ना तो मैं खुद पर काबू रख पा रहा था, ना ही कुछ होश था मुझे, पर बाबूजी के लिए वो दर्द को सहना ही था मुझे। माँ के जाने के बाद अक्सर बाबूजी चुपचाप दूसरे कमरे में जाकर माँ के सामने रोया करते थे। बाबूजी का तो दिन ही माँ से शुरू होता था और रात भी। दिन भर माँ बाबूजी का हल्का फुल्का ताने मारना, रात में बाबूजी का माँ के पैरों में तेल से मालिश करना, हर दवा का ध्यान रखना। कभी रात में माँ को नींद ना आए तो माँ के साथ पूरी पूरी रात जागना, प्यार में ही सही पर झगड़ा करके कि तुमसे काम ठीक से नहीं होता है, इसलिए एक पूरा दिन घर का काम और रसोई संभालना। अब ये सब कुछ माँ के साथ जा चुका था। माँ के साथ बाबूजी का गुस्सा और वो प्यार भी ना जाने कहाँ जा चुका था। बाबूजी अक्सर कहा करते थे कि अब तुम्हें ही सब कुछ देखना है, सब संभालना है, जिम्मेदारियाँ लेना शुरू कर दो। बाबूजी अक्सर ही माँ की अलमारी को साफ करते, फिर पूरे कपड़ों को जमाते। अक्सर बाबूजी के मुंह से निकल ही जाता था कि तुम अपने कपड़े खुद संभाला करो। नौकरी के सिलसिले में मुझे दूसरे शहर जाना पड़ा, पर बाबूजी कभी भी नहीं माने साथ चलने के लिए। वो माँ की यादों को छोड़कर बाहर जाना ही नहीं चाहते थे। एक दिन पता चला कि बाबूजी की तबीयत खराब है, इसलिए जब मैं बाबूजी के पास गया तो वो अक्सर ही बोला करते थे कि तू पास नहीं होता है, कितनी बातें करनी होती हैं। कई दफ़ा जब भी बाबूजी के साथ होता था, दुख और पीड़ा की बहती नदी में बाबूजी कहते थे कि मेरे जन्म पर सिर्फ बाबूजी अकेले थे अस्पताल में, पर आज मैं अकेला हूँ जब बाबूजी खाट पर अपनी पीड़ा के साथ लेटे हैं। मुझे पता था कि बाबूजी मुझसे प्यार तो बहुत करते थे, पर ना जाने क्यों उन्होंने कभी ना तो मुझे गले लगाया और ना ही कभी पास में सुलाया। पर एक रोज़ अचानक ही उन्होंने मुझे आवाज़ दी। रात के करीब 11 बजे थे। बाबूजी को खाना और दवा देकर मैं बस आकर लेटा ही था कि उनकी आवाज़ आ गई। बाबूजी ने कहा कि क्या यार तू वहाँ अकेला लेटा रहता है, यहाँ सो जाया कर मेरे पास। बाबूजी की इन बातों से पूरा बचपन ही महसूस होने लगा। हालांकि बाबूजी खाट पर लेटे थे और मैं धीरे से उनके पास ज़मीन पर एक दरी बिछाकर लेट गया। नींद कहाँ आने वाली थी हमें। बाबूजी ने कहा कि यार तेरी माँ की ना बहुत याद आती है, जब से वो गई है जीवन के सभी उद्देश्य खत्म हो गए हैं। तेरी माँ को जीवन में कभी खुशी ना दे पाया मैं, पर उसने कभी ना कुछ मांगा ना कुछ कहा। चुप रहकर भी वो सब कुछ कह देती थी। जलते चूल्हे की मध्यम मध्यम गर्माहट सी थी वो, गिरते झरने के इंद्रधनुष सी थी वो, जिसके जागने भर से घर का कोना कोना जाग जाता, ऐसी थी वो। जाते जाते भी कुछ ना कहा उसने, बस चली गई। बाबूजी कहते हैं कि ये तो इतनी बीमारियां और दर्द हैं, वो उस खालीपन के आगे कुछ भी नहीं जो तेरी माँ के जाने के बाद से हुआ है। मैं चुपचाप सब कुछ सुन रहा था। बाबूजी को देखने की हिम्मत ना हो पा रही थी मेरी। धीरे से जब मैंने उनकी तरफ देखा तब बहती आंखों से बोल रहे थे कि उसके साथ सब कुछ चला गया है यार। जीवन में उसने सबको बहुत कुछ दिया, बस वही बिना कुछ लिए चली गई। आज उसके कपड़ों की मध्यम खुशबू से उसके होने का एहसास होता है। बाबूजी अक्सर इस तरह से बात नहीं करते थे, पर माँ के जाने के बाद वो बस गुमसुम रहते थे। आज उनको आंखों में बहता दर्द धीरे धीरे सब कुछ बयां कर रहा था। कुछ दिनों बाद माँ की याद में बाबूजी ने बात करना भी बंद कर दिया। अब सिर्फ बाबूजी चुपचाप लेटे रहते थे। समय के साथ बाबूजी ने दवा लेना भी बंद कर दिया, जैसे उन्हें अब जीवन से कोई उम्मीद ही ना रही हो। एक दिन सुबह 4 बजे बाबूजी ने जीवन को अलविदा कह दिया।
मैं अपने मन की पीड़ा बस दबाकर बाबूजी के अंतिम सफ़र में उनके साथ चल रहा था। मुक्तिधाम तक जाते वक्त भी मुझे बाबूजी के साथ गुजरी वो रात याद आ रही थी। एक तरफ बाबूजी के जाने का दर्द था और दूसरी तरफ खुशी भी थी कि अब उनको हमेशा के लिए माँ का साथ मिल गया है। मुखाग्नि के कुछ दिनों बाद सभी अपने अपने घर चले गए, पर माँ बाबूजी का एहसास हरदम ही मेरे पास रहा। आज मैं अपनी संतानों के साथ अपने वक्त की हर छोटी छोटी खुशियाँ भी शेयर करता हूँ, ताकि उन्हें समझा सकूं कि जीवन में समय के मोल के साथ रिश्तों की भी ज़रूरत होती है। बाबूजी ने जाते जाते कहा था कि जीवन में रिश्तों के महत्व उनके चले जाने के बाद महसूस करने से अच्छा है कि उनके रहते उन रिश्तों को अपना समय दिया जाए, क्योंकि जीवन का महत्व सपनों में नहीं बल्कि अपनों में होता है।